Hello students, today we are going to start your fourth colligative property in solution, that is osmotic pressure. Okay, but इस प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बेसिक्स पॉइंट्स क्या करूँगी, पहले आपको डिफ़ाइन करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपको अच्छे से समझ में आए. ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, दैट इज़ ऑस्मोसिस. ओके, तो व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस हम बचपन से पढ़ते हैं चले आ रहे हैं, 9-10 से आपने सुना हुआ है ऑस्मोसिस. और इसमें क्या होता है, जनरली कन्फ्यूज़न रहता है कि आपका किस टाइप का मूवमेंट है. ठीक है, तो आज मैं आपका ये कन्फ्यूज़न कोशिश करूँगी कि दूर हो जाए. ऑस्मोसिस क्या है बच्चों? ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है in which a solution is separated from its solvent by a SPM, semi permeable membrane. ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है बच्चों? आपका एक तरह का मूवमेंट है. और कहाँ ये मूवमेंट हो रहा है? आपका जहाँ पे दो टाइप्स के लिक्विड्स रखे हुए हैं, एक है आपका सॉल्वेंट और सेकंड वन इज सॉल्यूशन. ठीक, सेम कंटेनर में हम ये दोनों लिक्विड्स रखते हैं, एक साइड हम सॉल्यूशन रखें, सेकंड साइड सॉल्वेंट रखें, और उनको बीच में सेपरेट करने के लिए क्या करें, एक लेयर लें, एक मेम्ब्रेन लें, जिसे हम बोल रहे हैं SPM. ठीक, सेमी पार्चमेंट मेम्ब्रेन. देयर इज़ अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. तो जब हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में दो लिक्विड्स लेंगे, एक आपका सॉल्यूशन होगा और सेकंड आपका सॉल्वेंट होगा. अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशन आपका क्या है, जिसमें आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स होता है. और सॉल्वेंट क्या है आपका? सॉल्वेंट मतलब जो आपका प्योर सब्सटेंस है. ओके, अगर हम ऐसे दो लिक्विड्स, जो आपका क्या है, एक सॉल्यूशन है मतलब उसमें कुछ मिक्स है, और एक आपका प्योर सब्सटेंस है, उसको अगर हम किसी एक ही कंटेनर में थ्रू सेमी पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करें, सेपरेट करें, तो आपका एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होने लग जाता है. स्पॉन्टेनियस फ्लो मतलब आपका एक अपने आप एक क्या होने लग जाएगा, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड की ओर मूवमेंट करने लग जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा. और ये फ्लो किस ओर होगा नेचुरली? ये आपका सॉल्वेंट की साइड से सॉल्यूशन की साइड में मूवमेंट होता है. या मैं ये बोलूँ कि लोअर कंसंट्रेशन जहाँ होगी, वो आपके लोअर कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में एंट्री करने लग जाएंगे थ्रू सेमी पार्चमेंट मेम्ब्रेन. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. अब ये SPM क्या है? SPM जो है बच्चों आपका एक तरह की मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं कॉटन क्लॉथ से. ठीक है, थिन कॉटन क्लॉथ जिस तरह से होता है कि उसमें आपके क्या होते हैं, बारीक बारीक से होल्स होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ईजिली मूवमेंट हो सकता है लिक्विड्स का. ठीक है, कॉटन पार्टिकल जैसे कॉटन का आपका क्या होता है, क्लॉथ होता है. अगर हम उसमें कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करें, फिल करें, या कोई मैं बोलूँ गाढ़ा सॉल्यूशन हम उसमें क्या करें, कॉटन क्लॉथ में बांध दें, तो आपका क्या होने लग जाता है, उसमें से आपके लिक्विड्स अलग होने लग जाता है. मतलब लोअर कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स अपने आप ही क्या निकलने लग जाते हैं, बाहर निकलने लग जाते हैं. ठीक है, तो सेमी पार्चमेंट मेम्ब्रेन भी सेम ऐसी ही मेम्ब्रेन होती है, जिसमें क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं. अगर हम इस मेम्ब्रेन के थ्रू दो सॉल्यूशंस को सेपरेट करें, एक साइड आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन है और एक साइड आपका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, या मैं एक ये बोलूँ कि एक साइड आपका प्योर सॉल्यूशन है, मतलब जिसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा, जैसे मैं बोलूँ सपोज़ आपका वाटर है, ठीक, एंड सेकंड साइड आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो आपका जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का, तो वो आपका वाटर जो है वो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन की ओर क्या करने लग जाएगा, मूवमेंट करने लग जाएगा इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे. और ऑस्मोसिस क्या है बच्चों, आपका नेचुरल प्रोसेस है. ओके, इसमें हमें किसी तरह का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं डालना पड़ता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर नहीं डालना पड़ता है. अगर आप किसी भी सॉल्यूशन को इस तरह से थ्रू मेम्ब्रेन क्या करोगे, सेपरेट करोगे, तो अपने आप ही जो आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, वो आपका सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करने लग जाएगा. ओके, अच्छा, एक एग्जांपल आपका मैं इसमें दे सकती हूँ इजीली. आपका क्या है, जैसे किशमिश होता है, किशमिश आपका क्या है, अगर हम उसको वाटर में डिप कर देते हैं होल नाइट, तो आपका नेक्स्ट डे हम क्या देखते हैं कि आपका किशमिश जो होता है वो आपका फ्लपी हो जाता है, फूल जाता है. तो वो आपका क्यों इस तरह से फूल गया, क्योंकि आपका जो पानी में आपने डाला था, तो पानी क्या था आपका, लो कंसंट्रेशन थी. ठीक है, तो उस
वाटर जो था वो आपका किशमिश के अंदर चले गया, और जो किशमिश के आउटर कोटिंग होती है वो आपने देखी एक पतली सी क्या होती है, लेयर होती है, जो उसकी आउटर पील है किशमिश की, अंगूर की जो आउटर पील होती है वो आपका कौन सा रोल प्ले कर रही है, वो आपका एसपीएम का रोल प्ले कर रही है, सेमी पार्चमेंट मेम्ब्रेन का। तो थ्रू दैट मेम्ब्रेन आपका क्या हुआ है, वाटर पार्टिकल्स एंटर किए हैं किसके अंदर, किशमिश के अंदर। तो किशमिश के अंदर क्या था आपका, हायर कंसंट्रेशन थी, गाढ़ा लिक्विड था, तो आपका बाहर जो पानी था वो लो कंसंट्रेशन का था, वो आपका उस मेम्ब्रेन के थ्रू किशमिश के अंदर उसने एंट्री की। तो ये आपका नेचुरल प्रोसेस थी, हमने सिर्फ किशमिश को वाटर में डिप किया था, वाटर अपने आप ही क्या हुआ, किशमिश के अंदर घुस गया, ठीक है। तो वो आपका क्या है, ऑस्मोसिस प्रोसेस है। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट कैन आई से। अब आपका एक मैं डायग्रामेटिकली इसको आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से हम इसको और ढंग से समझ सकते हैं। ये आपका मैंने एक क्या दिया है, एक कंटेनर बना लिया है। इस कंटेनर में मैंने एक बीच में इनका मेडिटेरियन क्या किया, एक सेमी पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, एक साइड आपका सॉल्ट सॉल्यूशन फिल है, एक साइड आपका प्योर वाटर फिल है। अब आपका क्या होगा, जब मैं इस तरह से इस क्या करूँगी, इस सेटअप को तैयार करूँगी, तो आपका जो मूवमेंट है वो प्योर वाटर के आपका लो कंसंट्रेशन, तो लो कंसंट्रेशन का मूवमेंट कहाँ होने लग जाएगा, हायर कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपके सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर मूवमेंट करने लग जाएंगे, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करने लग जाएंगे अपने आप ही, सॉल्वेंट की साइड, सॉल्वेंट के मूवमेंट सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करने लग जाएंगे। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बच्चों, अब ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है आपका, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस से प्रिवेंट करे, दैट मीन्स आपका ऑस्मोसिस ना होने दे, ठीक। तो हम एक अगर ऐसा प्रेशर अप्लाई करें कि जो आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस को होने से रोक दे, तो दैट एक्सेस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर आप ध्यान से समझें कि आपका क्या हो रहा था, एक नेचुरल प्रोसेस हो रही थी कि प्योर वाटर आपका कहाँ उसका मूवमेंट हो रहा था, सॉल्यूशन साइड में हो रहा था। तो दैट मीन्स हमें प्रेशर, अगर हमने ये मूवमेंट रोकना है तो आप कहाँ से प्रेशर एक्सर्ट करोगे, अपने आप ही आपकी समझ में आएगा कि हम सॉल्यूशन की साइड से अगर कोई ऐसा प्रेशर अप्लाई करें, सॉल्यूशन साइड से अगर हम कोई ऐसा प्रेशर अप्लाई करें कि ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपके कहाँ सॉल्यूशन में एंटर कर रहे हैं, इनको एंटर करने से रोका जा सके, इस ऑस्मोसिस को रोका जा सके, तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, डन। अच्छा, टू स्टॉप द पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू इट थ्रू एसपीएम, कि इस एसपीएम सेमी पार्चमेंट मेम्ब्रेन्स में से ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपके सॉल्यूशन में ना जा सके, इसलिए हम सॉल्यूशन की साइड से क्या करें, एक प्रेशर अप्लाई करें कि आपका थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स आपके सॉल्यूशन में एंटर ना करें। दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अंडरस्टूड? ओके, नाउ रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, आजकल हम सभी के घरों में क्या लगा हुआ है, आरओ। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरओ, जिसे हम वाटर प्यूरिफायर भी कहते हैं। तो आरओ है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें आपका क्या है, जो प्रोसेस यूज़ की जा रही है, जो उसमें टेक्निक यूज़ करी जा रही है, वो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस है। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, इसके नाम से आपका बच्चों क्लियर हो रहा है। अगर आपको ऑस्मोसिस समझ में आ गया, ऑस्मोसिस क्या था, लोअर कंसंट्रेशन, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन क्या था आपका, मूवमेंट था, ठीक है। आपका हायर कंसंट्रेशन की ओर क्या कर रहे थे, पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। अब रिवर्स ऑस्मोसिस दैट मीन्स उल्टा हो जाए ये प्रोसेस, कुछ ऐसा किया जाए कि आपका ये ऑस्मोसिस है ये रिवर्स हो जाए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, if a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side, the pure solvent water flow out of the solution through the SPM
द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर आपका जो प्रेशर है वो लार्ज हो ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक, ऑस्मोसिस क्या था, लोअर टू हायर मूवमेंट था, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट था। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, जो आपका क्या कर रहा था, इस प्रोसेस को होने से रोक रहा था, यहाँ से अप्लाई किया जा रहा था ताकि ये आपका सॉल्वेंट का पार्टिकल क्या ना करे, सॉल्यूशन में एंट्री ना करे। ठीक, अब आपका रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, आपका प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपका जो ये प्रेशर कहाँ से, आपका ये प्रेशर अगर आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर था जो आपका सॉल्यूशन की साइड से लग रहा था, जो आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में एंटर नहीं करने दे रहा था। अब अगर आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर आप जो डाल रहे हो सॉल्यूशन की साइड से, ठीक, वो कम हो, वो वीक हो, और आपका जो सॉल्वेंट की साइड से जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा हो, तो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट का पार्टिकल्स क्या करेगा, आपका सॉल्यूशन में एंट्री करेगा, अप्लाई टू द सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक क्या है आपका, इफ़ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, द प्योर सॉल्वेंट वाटर फ्लो आउट टू द सॉल्यूशन थ्रू द SPM, द डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस इज रिवर्स्ड। ओके, कि आपका जो ऑस्मोसिस है उसको रिवर्स करा जा सके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, ये आपका, इसको भी डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक कंटेनर मैंने ले लिया है, इस कंटेनर में एक मेम्ब्रेन, ये आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में लगा दिए एक मेम्ब्रेन, इसे बोल रहे हैं SPM। अब इस SPM के बोथ साइड हमने फिल कर दिया, एक साइड आपका वाटर फिल कर दिया मतलब प्योर सॉल्वेंट, और एक साइड आपका सॉल्ट सॉल्यूशन फिल कर दिया। ठीक, अब आपका क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन की साइड से क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू पिस्टल हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम ये प्रेशर अप्लाई नहीं करते तो आपका मूवमेंट कहाँ से होना था, आपका वाटर से सॉल्ट सॉल्यूशन में मूवमेंट होना था, बट बाय यूजिंग दिस प्रेशर हमने क्या कर दिया, ये ऑस्मोसिस जो प्रोसेस थी, जो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में आपके क्या करने थे, पार्टिकल्स ने मूव करना था। अब हमने इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया। ठीक, इस प्रोसेस को हमने उल्टा कर दिया। क्या किया, हमने सॉल्यूशन की साइड से एक प्रेशर अप्लाई किया कि आपका सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ जाएं, वाटर में जाएं, प्योर वाटर में जाएं, तो आपका हो गई ऑस्मोसिस प्रोसेस रिवर्स। तो दिस इज़ कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, तो आप सिंपल सा ध्यान रखेंगे, ऑस्मोसिस क्या है आपका, ऑस्मोसिस है आपका लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट। रिवर्स ऑस्मोसिस है आपका, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है आपका, रिवर्स ऑस्मोसिस है आपका हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट। ओके, और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जो आपका सॉल्यूशन की साइड से अप्लाई किया, एक्सेस प्रेशर जो आपका सॉल्यूशन की साइड से अप्लाई किया जाता है। क्यों अप्लाई किया जाता है, टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ताकि आपका ऑस्मोसिस क्या किया जा सके, रोका जा सके। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगे तीनों कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ से आपका कुछ ना कुछ बच्चों 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है CBSE से। ठीक है, ओके, नाउ योर नेक्स्ट पेज। अब मैं आपको यहाँ से रिलेटेड इस ऑस्मोसिस प्रोसेस से रिलेटेड कुछ जनरल डेफिनेशंस बता रही हूँ, जो आपके कॉमन टर्म्स हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स सेम, two solutions are said to be isotonic when they exert the same osmotic pressure because they have the same molar concentration. ओके, तो आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर बात की जा रही है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, तो दैट मीन्स आपके जितने भी जो भी 2 सॉल्यूशन लिए हुए हैं उनके द्वारा लगाया जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, जितना भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो आपका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बोथ सॉल्यूशन से जो लग रहा है वो आपका इक्वल है। और वो इक्वल कब होगा, जब दोनों सॉल्यूशंस के मोलर कंसंट्रेशन इक्वल होगी। ठीक, तो अगर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल, सपोज आपके पास 2 सॉल्यूशन, एक शुगर सॉल्यूशन एक सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक, अब दोनों की कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, बोथ शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक इन नेचर। दैट मीन्स उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपका क्या है, सेम है।
ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ सेकेंड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक किसे बोलेंगे? A solution having lower osmotic pressure than the other solution is said to be hypotonic with respect to other solution। अब अगर आपके दो सॉल्यूशन हैं और एक सॉल्यूशन की क्या है कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से क्या है कम है, तो हम क्या बोलेंगे उस सॉल्यूशन को जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक, इट इज़ रिवर्स ऑफ हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का उल्टा, अ सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मेटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन, ठीक। सेम हम एक ही में इन दोनों की बात कर सकते हैं। एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है आपके पास, एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन की कंपैरिजन में कम है, तो जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक, और दूसरा जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। Okay, now next is plasmolysis. So what is plasmolysis? When the cell is placed in a hypertonic solution, the fluid comes out of the cell due to osmosis and as a result cell material shrink. This is called plasmolysis। एक 1 मार्क्स में आपकी एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है आपका, अगर कोई लिविंग सेल्स आपकी आरबीसीज हैं आपका क्या कर दी जाती हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, मतलब जिन सॉल्यूशंस की ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है आपका ज़्यादा है उसमें आपकी क्या कर दी जाती है कुछ समय के लिए रख दी जाती है, तो आपका क्या होगा सेल के अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी लो कंसंट्रेशन हो जाएगा, और बाहर जो सॉल्यूशन जिसमें हमने उसे डिप किया सेल में सेल को वो आपका हायर कंसंट्रेशन का होगा, तो ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस में क्या होता है आपका लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, तो लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर जितना भी सेल फ्लूइड्स था वो क्या होगा आपका बाहर आने लगेगा और सेल क्या हो जाएगी आपकी श्रिंक हो जाएगी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ओके, आई होप आपको ये सारे जो शॉर्ट टॉपिक टर्म्स हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, व्हाट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस, व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड प्लाज्मोलाइसिस। ओके, अब हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, फटाफट से मैं इसकी डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर दूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, आपकी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी सॉल्यूशंस की जो आपके डिपेंड कर रही थी, सॉल्वेंट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपकी वो प्रॉपर्टीज़ थी जो डिपेंड कर रही थी कि आपने कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट ऐड किया किसी सॉल्यूशन के अंदर। ओके, और वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या थी सॉल्वेंट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी। ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका प्योर सॉल्यूशन की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आफ्टर एडिंग द सॉल्यूट, जब हम ऐड कर देते हैं सॉल्यूट, तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी सॉल्वेंट की चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो हमने कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात की थी अर्लियर वीडियोस में कि आपकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी है आपका कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है आपका प्योर का, आपका अगर हम प्योर चीज़ में कुछ सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है आपका चेंज होता है। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे इंडिकेट करते हैं पाई से, पाई। ओके, पाई जो है हम ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यूज़ करेंगे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है किसी भी सॉल्वेंट का वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मोलैरिटी पे। मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन पे, ठीक, कि कितनी कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन की है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर कंसंट्रेशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा एट अ गिवन टेम्परेचर। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT लिख सकते हैं सीधा सीधा, पाई इज इक्वल टू CRT। और अगर आपसे एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात की जा रही है तो मैंने अर्लियर वीडियोस में भी आपको क्लियर किया था कि आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाता है, सीधे सीधे वेंटर फैक्टर आई से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो आपका क्या लिख सकते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर को लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT, ठीक है, ICRT लिख लेंगे हम।
तो अब सी क्या है आपका, मैंने अभी बताया कि सी है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत इजी सा, आपने 11th में भी पढ़ा था मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो अगर मैं आपका कंसंट्रेशन सी को रिमूव कर दूँ, सी आपका मोलैरिटी है, सी को रिमूव कर दूँ NB अपॉन वी से, तो कर सकते हैं इजीली। तो ये मैं फॉर्मूले में पुट कर दूँगी, सी की जगह NB अपॉन वी लिख दूँ, ठीक, RT आपका एज इट इज़ रहेगा। अब आपका NB किसके इक्वल होता है, NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं आपके किसी भी मटेरियल के, पहले भी बात की थी हमने, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जिसके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं उसी का गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, मॉलिक्यूलर मास तो WB अपॉन MB, ये लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस करूं, NB की जगह मैं ये लिख दूं, तो आपके पास जो फाइनल फार्मूला आएगा बच्चों वो क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका पाई इज इक्वल टू WB इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू V। ओके, और I के टर्म्स में अगर मैं लिखूं, I की अगर बात की गई है तो आपका फार्मूला बन जाएगा पाई इज इक्वल टू I इंटू WB इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू V इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ओके बच्चों, तो ये थी आपकी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स। अब हम फटाफट से मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता दूं जो आपके इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, सम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो किस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यहाँ से, जिसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ आपके क्या है ट्रिकी बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको जनरल अगर मालूम है किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रीजिंग पॉइंट आपका किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, और जिसको हम क्या कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल देखें आपका, फर्स्ट इज़ अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अरेंज करिए जो आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, जो सब्सटेंस दे रखे हैं, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। अब आपको सपोज क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है 0.1 मोलर NH2CuNH2, that means urea, 0.1 molar NaCl, and third one is 0.1 molar K2SO4, and fourth one is 0.1 molar Na3PO4। तो आपने बच्चों इसमें करना क्या है, इसमें आपने सिर्फ इतना करना है कि आपको ये आयनाइज करके देखने हैं, ठीक। मैंने पहले भी बताया था कि आई की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी डायरेक्ट क्या होती हैं कि सॉल्यूट को आप क्या कर दोगे, आयनाइज करके देखोगे। जितने नंबर ऑफ आयंस रिलीज़ होते हैं आफ्टर डाइल्यूशन किसी भी मटेरियल्स को, तो वो आपके आई की वैल्यू आती है। जैसे आपका यूरिया को अगर हम क्या करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो यूरिया हम सबको मालूम है क्या है आपका, डिसोसिएट नहीं होता, ठीक, मतलब आयनाइज नहीं होता है, इसलिए आपका आई की वैल्यू आपकी यूरिया के लिए निकल गई 0। आई की वैल्यू आ गई आपकी यूरिया के लिए 0। ओके, फिर अगर मैं बात करूं NaCl के लिए, तो NaCl आपका डिसोसिएट होगा, तो NaCl आपका डिसोसिएट होके क्या निकालता है, आपके 2 आयंस निकलते हैं इसमें, एक निकलेगा आपका Na पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज Cl नेगेटिव। ओके, तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ I फॉर NaCl इज़ 2, तो I की वैल्यू आ गई 2। ओके, नाउ थर्ड वन इज़ K2SO4। K2SO4 के लिए अगर मैं I की वैल्यू निकालूँ तो K2SO4 आपका डिसोसिएट होगा, K2SO4 आफ्टर आयनाइजेशन ये किस में ब्रेक होगा, सॉरी K2SO4 अगर मैं इसे आयनाइज करूँ तो 2K आपके कैटायंस निकलेंगे प्लस SO4 आपका एनायन निकलेगा। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 2 तो हो गए K के और 1 हो गया आपका SO4 का, तो आपके 3 आयंस, तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ I फॉर K2SO4 इज़ 3, ठीक। K2SO4 के लिए I की वैल्यू हो गई 3। लास्ट वन इज़ Na3PO4। तो Na3PO4 अगर डिसोसिएट होगा तो 3Na पॉजिटिव निकलेंगे, मतलब कैटायन आपके 3 निकलेंगे, प्लस फॉस्फेट का आपका 1 एनायन निकलेगा, ठीक। तो आपके क्या हो गए, आपके वैल्यू ऑफ I फॉर Na3PO4 इज़ 4, Na3PO4 इज़ 4। तो आपकी डिफरेंट आइज की वैल्यू निकल गई कितनी, यूरिया के लिए 0, NaCl के लिए आपकी आ गई 2, K2SO4 के लिए आ गई 3 और
Na3PO4 के लिए आ गई 4। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे बच्चों, नोट करके लिखेंगे। मोर द वैल्यू ऑफ आई ग्रेटर विल बी पाई। ठीक है, आई की वैल्यू जिसके लिए जितनी ज़्यादा आएगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो दैट मीन्स सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, Na3PO4 का, क्योंकि आई की वैल्यू थी 4 इसके लिए। फिर आपका K2SO4 का, क्योंकि इसकी वैल्यू थी 3, और आई की वैल्यू आई थी 2 NaCl के लिए, और यूरिया आपका क्या था, डिसोसिएट नहीं हो रहा था। तो मतलब सबसे कम आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा यूरिया का। It is lower than NaCl, it is lower than K2SO4, and last one it is lower than Na3PO4। तो दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर जो हाईएस्ट होगा वो होगा Na3PO4 का। ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं आई की वैल्यू से। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है बच्चों आपका, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर के हमें क्या करना पड़े, अरेंज करना पड़े, तो ये आपका जस्ट अपोजिट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। क्या, मोर द वैल्यू ऑफ आई लेसर विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपने की वर्ड्स हैं या की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, जो आपने ध्यान रखना है कि आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना कम क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे आई का क्या इफेक्ट पड़ रहा था, जिसकी आई की वैल्यू जितना ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ज़्यादा। आई की वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना का। अब आपका सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 1 मोलर NaCl, 2 मोलर K2SO4 एंड 2 मोलर यूरिया। अब हम NaCl के लिए आई की वैल्यू निकालेंगे, तो NaCl के लिए आई की वैल्यू निकल गई 2, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन NaCl इज़ 2। आफ्टर डिसोसिएट NaCl reduced, get dissociate to Na positive and Cl negative ions. Okay, and आई की वैल्यू आपकी K2SO4 के लिए आफ्टर डिसोसिएटिंग K2SO4 किस में ब्रेक होगा, 2 के पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव में। तो आई की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन K2SO4 इज़ 3 एंड 2 मोलर यूरिया इज़, अभी मैंने आपको बताया था कि आपका क्या नहीं है, नॉन डिसोसिएटिंग मॉलिक्यूल है, नॉन डिसोसिएटिंग सब्सटेंस है, दैट मीन्स डिसोसिएट नहीं होता। तो आई की वैल्यू यूरिया के लिए आ गई आपकी 0। तो हम ये आई की वैल्यू हमें जब पता चल गई तो हम इसको तुरंत डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। ठीक है, सिर्फ ये आपको ये नोट ध्यान रखना है कि आई की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ गई K2SO4 के लिए, दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ K2SO4 इज़ वीकेस्ट। ठीक है, या लोवेस्ट आपका क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। ओके, देन इट इज़ लोअर देन NaCl एंड आई की वैल्यू सबसे कम थी यूरिया के लिए, तो अब फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा सबसे ज़्यादा होगा यूरिया का। ओके, आई होप आपको जितना मैंने इस वीडियो में बताया बच्चों आपको समझ में आया होगा। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं आपके इस ऑस्मोटिक प्रेशर के, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड स्मॉल डेफिनेशंस ऑफ आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, प्लाज्मोलिसिस क्या हैं ये आपके, और शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियोज़ में आपके एक्सप्लेन किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।